friends, welcome to this session. So in today's session we are going to discuss AVM प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन। दोस्तों एवीएम का जो हमारा परीक्षा हुआ है जून 2023 का, तो ये जो जून 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेसन से आपको पता चलेगा कि किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जिनका एग्जाम अभी बाकी है जो कि 9 जुलाई को होने वाला है, तो उनके लिए ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होगी। वो गेज कर पाएंगे दोस्तों किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अपनी प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंगली कर पाएंगे दोस्तों। वीडियो को शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपको CIB से रिलेटेड किसी कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो हमारे JIV एंड CIB मेड सिंपल ऐप को डाउनलोड कर लें। इस पे दोस्तों मैं डेली फ्री क्विजेस कंडक्ट करा रहा हूँ जो कि फ्री है, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। और फिर फ्रेंड्स इसके अलावा आपको जो भी CIB से रिलेटेड अपडेट है तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप प्ले स्टोर पे जाएं, यानी तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएं, वहाँ पे आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा और ऐप को डाउनलोड कर लें। आप डेली का डेली JIB और CIB के लिए फ्रीली क्विज को अटेम्प्ट करें, अपने प्रिपरेशन को एक प्रॉपर स्ट्रेटजी दें। और दोस्तों यदि आपको AVM से रिलेटेड कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो लेसन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा कंपोनेंट एटीट्यूड का पार्ट नहीं है? बताइए, आपने एटीट्यूड का पार्ट पढ़ा होगा, तो एटीट्यूड का कंपोनेंट कौन सा पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए करा है कॉग्निटिव कंपोनेंट, बी करा है इफेक्टिव कंपोनेंट, सी करा है बिहेवियरल कंपोनेंट, डी करा है परपेचुअल कंपोनेंट। दोस्तों कॉग्निटिव पढ़ा है आपने, इफेक्टिव पढ़ा है, बिहेवियरल पढ़ा है, लेकिन ये परपेचुअल नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। परपेचुअल कंपोनेंट नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बैंक जो है, देखिए कुछ फ्रॉड हो गया, उसका इंस्टेंस बैंक को रिपोर्ट करना है किसे? RBI को। तो ये बैंक कब करे, यानी बैंक जो है RBI को अपना फ्रॉड का इंस्टेंस कब रिपोर्ट करे? पहला ऑप्शन कर रहा है कि फ्रॉड के डिटेक्शन के 7 वर्किंग डे के अंदर। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि फ्रॉड के डिटेक्शन के 21 दिन के अंदर। यदि मान लीजिए कि आज फ्रॉड डिटेक्ट हुआ तो इसके 21 दिन में दोस्तों रिपोर्ट कर देना है। तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि जिस दिन फ्रॉड हुआ उसके 60 दिन में रिपोर्ट कर देना है। चौथा ऑप्शन कर रहा है जिस दिन फ्रॉड हुआ उसके 90 दिन में रिपोर्ट कर देना है। बताइए क्या सही जवाब है? दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, 21 दिन। यानी जब भी फ्रॉड हुआ है उसके 21 दिन में दोस्तों इसको रिपोर्ट कर देना है RBI को, किसे? बैंक को रिपोर्ट करना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा एडवांटेज है RAT का? RAT समझते हैं, RAT होता है रोल एनालिसिस टेक्निक। सो विच इन वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द रोल एनालिसिस टेक्निक इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, यानी ऑर्गेनाइजेशन के सेटिंग में RAT का इनमें से कौन सा एडवांटेज है? RAT क्या होता है? रोल एनालिसिस टेक्निक। ऑप्शन को जरा देखते हैं। इससे ये की स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलता है प्रोजेक्ट में, यानी किसी प्रोजेक्ट में हमारे की स्टेक होल्डर कौन है इससे हमको पता चलता है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि इससे आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिटेल बैकग्राउंड मिलता है, किससे? RAT से। क्या बताइए, RAT से आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैकग्राउंड मिलता है। ऑप्शन नंबर सी कर रहा है कि इससे ये जो RAT है ये हेल्प करता है कि कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन हो टीम मेंबर के बीच में। और चौथा ऑप्शन है ये एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है, प्रोडक्टिविटी को इवैल्यूएट करता है। दोस्तों जो भी आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ ये हमारे जो क्वेश्चन बैंक है वहाँ से क्वेश्चन लिए गए और सेम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी आए हैं। तो देख सकते हैं आप कि हाउ मच इंपॉर्टेंट रोल क्वेश्चन बैंक प्ले फॉर CIB एग्जामिनेशन। सो if you need such type of question bank then please WhatsApp me on this number, I will provide you the detail. सो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, RAT का क्या एडवांटेज है? बताइए इनमें से कौन सा एडवांटेज है RAT का? सो फ्रेंड्स देखिए RAT का एडवांटेज है कि ये हमें हेल्प करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में और इफेक्टिव कोलैबोरेशन में टीम मेंबर के बीच में। ओके, सो RAT हेल्प इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कोलैबोरेशन अमॉन्ग द टीम मेंबर। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट टू दिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सा एक फंड मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है? दोस्तों हमारे पास बहुत सारे फंड मैनेजमेंट टेक्निक होते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फंड मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है? एक्टिव मैनेजमेंट, पैसिव मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक एसेट एलोकेशन, रैंडम स्टॉक सिलेक्शन। बताइए दोस्तों, देखिए एक्टिव मैनेजमेंट एक हमारा फंड मैनेजमेंट टेक्निक है, पैसिव ऑल्सो फंड मैनेजमेट टेक्निक, स्ट्रेटजिक एसेट एलोकेशन इज ऑल्सो फंड मैनेजमेंट टेक्निक। लेकिन जो हमारा रैंडम स्टॉक सिलेक्शन है, सो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, रैंडमली ये स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं। सो दिस इज नॉट अ फंड मैनेजमेंट टेक्निक। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा जा रहा है।
तो इनमें से कौन सा HRM का फंक्शन नहीं है? पहला है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, दूसरा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तीसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चौथा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। बताइए दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन नहीं है? सही जवाब है दोस्तों इसका, देखिए, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एक फंक्शन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक फंक्शन है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक फंक्शन है, लेकिन ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट? सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Okay, so these are some of the 1 marks question which were asked in this examination. Now next question is what is the full form of VUCA? आपसे पूछा गया है कि VUCA का फुल फॉर्म क्या है? Volatile, unpredictable, complex, ambiguous, vital, unstable, confusing, ambiguous, valuable, uncertain, complicated, adaptive, vibrant, unstable, challenging, ambiguous. दोस्तों VUCA का फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ volatile, it is unpredictable, it is complex, it is ambiguous. So ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट in the context of VUCA. दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, इनमें से कौन सा प्राइमरली एसोसिएटेड है हमारे लेफ्ट ब्रेन से? यानी दोस्तों हमारा जो लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर है इनमें से कौन सा फंक्शन प्राइमरली एसोसिएटेड है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर? पहला ऑप्शन कर रहा है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, दूसरा ऑप्शन कर रहा है लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा कर रहा है इंट्यूशन एंड क्रिएटिविटी, चौथा कर रहा है दोस्तों स्पेशियल अवेयरनेस। बताइए लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर से एसोसिएटेड होने वाला कौन सा फंक्शन है? दोस्तों सही जवाब है इसका लॉजिकल रीजनिंग। आपको देखिए दोस्तों, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, इसको आप अच्छे से देख के जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। लेफ्ट ब्रेन का क्या क्या फंक्शन है, राइट ब्रेन का क्या क्या फंक्शन है, प्लीज गो थ्रू दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो सपोज क्वेश्चन में बी आस्क्ड दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द राइट ब्रेन एंड ऑल दिस थिंग आर अवेलेबल इन आवर स्टडी मटेरियल। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग हमारे लेफ्ट ब्रेन से एसोसिएटेड है, बाकी सभी चीज़ हमारी राइट ब्रेन से एसोसिएटेड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से पूछा गया है कि टैलेंट मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए कर रहा है कि नया टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑप्शन बी कर रहा है कि स्किल और एबिलिटी बनाना एम्प्लॉय का, स्किल और एबिलिटी बनाना अपने डेवलप करना अपने एम्प्लॉय का, तीसरा कर रहा है कि फाइनेंशियल रिसोर्स को इफेक्टिवली मैनेज करना, और चौथा कर रहा है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए। बताइए टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है? दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी आप स्किल को डेवलप कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय की एबिलिटी को डेवलप कर रहे हैं, यही होता है हमारा टैलेंट मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिफरेंशिएट करता है? देखिए लैंडिंग का हमारे पास दो सिस्टम होता है, एक होता है फर्स्ट सिस्टम ऑफ लैंडिंग, एक होता है सेकंड सिस्टम ऑफ लैंडिंग। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको बता रहा है? चलिए इस क्वेश्चन को लेट अस स्किप दिस क्वेश्चन, लेट मी टू द सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो हमारे CCO होते हैं यानी चीफ कॉम्प्लाइंस ऑफिसर होते हैं, इनका क्या रोल है बैंक में? तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि ये इंश्योर करते हैं कि बैंक प्रॉफिटेबल हो, दूसरा ऑप्शन है कि ये मार्केट को ओवरसी करते हैं, एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ देखते हैं, तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि ये कस्टमर कंप्लेंट को मैनेज करते हैं और इंक्वायरी को मैनेज करते हैं, चौथा ऑप्शन कर रहा है कि जो CCO होते हैं वो कॉम्प्लाइंस इंश्योर करते हैं लॉज के साथ, रेगुलेशन के साथ, इंटरनल पॉलिसीज़ के साथ। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हमारे CCO होते हैं वो कॉम्प्लाइंस इंश्योर करते हैं लॉज, रेगुलेशन एंड इंटरनल पॉलिसी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जो हमारा स्मॉल इंटरप्राइजेज है, ठीक है, कोई बिजनेस स्मॉल इंटरप्राइजेज में क्लासीफाई किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में, तो उसका टर्नओवर का अपर लिमिट क्या है? दोस्तों ये MSME का जो आपका ये क्राइटेरिया है उसको जरूर देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस MSME का जो आपका क्राइटेरिया है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो MSME से दोस्तों यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा रहा है, जो आपके MSME का लेटेस्ट लिमिट है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, प्लीज़ गो थ्रू इट। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, देखिए इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे टर्नओवर है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको लिखता हूँ माइक्रो, तो माइक्रो के लिए है दोस्तों अप टू 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ से कम, लेस देन 1 करोड़ और इक्वल टू 1 करोड़। उसके बाद दोस्तों टर्नओवर की बात करें तो अप टू 5 करोड़, ये माइक्रो के लिए है। स्मॉल के लिए दोस्तों, ठीक है, स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट में कितना है 10 करोड़ से कम, और टर्नओवर में कितना है 50 करोड़ से कम। और दोस्तों जो हमारे मीडियम इंटरप्राइज हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट है 50 करोड़ से कम और टर्नओवर लिमिट है 250 करोड़ से कम,
तो प्लीज़ रिमेंबर दिस चार्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है सवाल पूछ दे कि माइक्रो का बता दो, तो यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहा है कि टर्नओवर का जो अपर लिमिट है, जो भी बिजनेस को स्मॉल इंटरप्राइज क्लासिफाई कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में, बताइए कितना है। देखिए स्मॉल में टर्नओवर का अपर लिमिट कितना है, 50 करोड़, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समझे? तो आपको बस ये चार्ट ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, 1, 10, 50, 5, 50, 250। सो प्लीज़ रिमेंबर एनी हाउ, किसी तरह इसको याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा गया था बेसिकली कि लाइफ टाइम, अच्छा ये दोस्तों प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक पार्टिकुलर ब्रांड है लाइट बल्ब का, राइट, जो कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, मीन लाइफ टाइम दे रखा है 1000 घंटे का। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कैलकुलेट करना चाह रही है क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई रैंडमली सेलेक्टेड बल्ब जो है 500 आवर से लेस लास्ट करेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, इससे पहले दोस्तों मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, पहले आप उसे कर लें फिर इसे सॉल्व करें। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कोई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें n है 8, p है हाफ, तो मोड क्या होगा। ठीक है, n दे रखा है दोस्तों 8, p दे रखा है आपको हाफ, तो आपसे पूछा गया है कि इस केस में मोड क्या होगा, व्हाट विल बी द मोड। सो प्लीज टेल हाउ टू कैलकुलेट द मोड। देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मोड का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/p, n+1 मल्टीप्लाई बाय द p। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे n कितना है, 8 है, +1 कर लीजिए, और p कितना है, हाफ है, यानी कितना हो जाएगा 4.5। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 4.5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको कि यदि कोई वेरिएबल, देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ यहाँ पे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ना 3 फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। एक तो मीन का फॉर्मूला याद रखिएगा, मीन होता है n टाइम्स p, प्लीज़ रिमेंबर दिस फॉर्मूला। उसके बाद दोस्तों एक वेरिएंस याद रखिएगा, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है npq। ठीक है, और एक फॉर्मूला याद रखिएगा मोड का, मोड का फॉर्मूला होता है n+1 टाइम्स p, क्योंकि क्वेश्चन किसी से ही पूछ सकता है, आपको n दे देगा, p दे देगा, बताओ मोड कितना है, वेरिएंस कितना है, मीन कितना है। अच्छा आप पूछेंगे q क्या है, देखिए q = 1 - p होता है। ठीक है, तो p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस 3 फॉर्मूला, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बेसिकली एक इनइक्वालिटी दे दिया गया था। So you have been provided with an inequality and question based on inequality is asked. So let's see what is the question. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है 3x + 4y > 30। तो इसमें x इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा लाइन का। देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए ना, ग्राफ ड्रॉ, मैं आपको समझाता हूँ कैसे निकालना है। देखिए आपने पढ़ा होगा किसी भी इक्वेशन का x और y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, तो पहले आप इसको इक्वेशन में बदल दीजिए। तो 3x + 4y = 30 कर दीजिए। नाउ पुट x = 0, जब आप x 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 0 + 4 × y = 30। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4y = 30, यानी y कितना आ जाएगा 30/4, यानी 15/2, यानी 7.5। तो ये जो 7.5 आया ना, ये y इंटरसेप्ट है। मतलब इसका ग्राफ यदि आप बनाएंगे तो जिस पॉइंट पे ये y एक्सिस को टच करेगा वो है हमारा y इंटरसेप्ट। अब हमें निकालना है इसका x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट कर लीजिए। तो 3x + 4y = 30, यही इक्वेशन है ना। y को आप 0 पुट करेंगे, सो 3x = 30 आएगा, x = 30/3 आएगा, यानी कि 10 आएगा। तो x इंटरसेप्ट आपको मिल गया 10। तो दोस्तों जरा ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, x इंटरसेप्ट 10, y इंटरसेप्ट 7.5, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो आपको ये पता होना चाहिए, लीनियर प्रोग्रामिंग से सवाल, बेसिक सवाल है, यू शुड नो हाउ टू फाइंड द x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि रैवल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वर्कर को क्या माना जाता है। तो जरा देखते हैं रैवल हाइपोथेसिस वर्कर को क्या मानती है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि एक वेल ऑर्गेनाइज कलेक्टिव विद कॉमन इंटरेस्ट, अ डिसऑर्गेनाइज रैवल ऑफ इंडिविजुअल, अ स्किल्ड वर्कफोर्स विद शेयर्ड गोल, अ कोऑपरेटिव ग्रुप प्रमोटिंग म्यूचुअल बेनिफिट्स। बताइए दोस्तों, देखिए क्या सही जवाब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बेसिकली रैवल क्या होता है कि एक इंडिविजुअल का डिसऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है। सो बेसिकली इट इज अ डिसऑर्गेनाइज रैवल ऑफ इंडिविजुअल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये केस स्टडी पूछा गया था दोस्तों, दिस वाज द केस स्टडी आस्क्ड। लेट्स सी द क्वेश्चन। कंपनी XYZ is technology startup that specializes in developing innovative software solution. Over the past decade, they have experienced tremendous growth and have become one of the leading player in their industry. The company attributes its success to the focus on knowledge creation and utilization. तो बेसिकली ये नॉलेज मैनेजमेंट पेज जो KM कहते हैं, इस पे क्वेश्चन था। तो आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि क्या की फैक्टर है कंपनी XYZ का सक्सेस के पीछे नॉलेज एरा में।
तो नॉलेज एरा में कंपनी XYZ सक्सीड हुई, इसके पीछे क्या की फैक्टर है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एडवर्टाइजिंग कंप्लेंट एक्सटेंसिव होना, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि नॉलेज क्रिएशन और यूटिलाइजेशन पे जोर देना, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि एग्रेसिव कंपटीशन विद राइवल कंपनी, यानी जो राइवल कंपनी है उसके साथ कंपटीशन बहुत एग्रेसिव है। दोस्तों सही जवाब है कि इसने नॉलेज क्रिएशन और यूटिलाइजेशन पे जोर दिया। दैट्स व्हाई दिस इज द की फैक्टर बिहाइंड द सक्सेस ऑफ कंपनी XYZ इन नॉलेज एरा। Okay, so this the more emphasis on knowledge and creation and utilization, this is the key factor. Now next question is on your screen. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमारे HRD का क्या प्राइमरी फोकस है। HRD आपको पता है कि HRM का सब सिस्टम होता है, इसका प्राइमरी फोकस क्या है बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा ऑप्शन कर रहा है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड अप्रेजल, तीसरा ऑप्शन कर रहा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, चौथा ऑप्शन कर रहा है कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट मैनेजमेंट। तो बताइए HRD HRM का सब सिस्टम है, इसके पीछे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी फोकस क्या है? दोस्तों सही जवाब है इसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो बेसिकली HRD का मेन फोकस है कि हम अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करें, हम अपने एम्प्लॉय को डेवलप करें। ओके, सो दिस इज द प्राइम फोकस ऑफ HRD एज सिस्टम सब सिस्टम ऑफ HRM। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए HRD जो है हमारा HRM का सब सिस्टम है जो कि प्राइमरली कंसर्न है ऑल एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के बारे में। अब देखिए एक सवाल पूछा गया था कि आपके सामने कुछ स्कोर दिया हुआ था स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स एग्जाम में, आपसे उसको डाटा का मीन पूछा गया था, काफ़ी सिंपल सवाल था। सो बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे मीन को? सिंपल सी बात है, समेशन ऑफ xi अपॉन n, सभी वैल्यू को ऐड कीजिए और नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कीजिए। सो वैल्यू ऐड करने के बाद आपको 395 मिलेगा और ऐसा आपके पास 5 वैल्यू है। सो ओवरऑल दिस विल गिव यू हाउ मच? आई थिंक दिस विल गिव यू 395 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 10 790, सो इट्स 79 राइट। सो ऑप्शन नहीं था यहाँ 79, एक ऑप्शन डाल दीजिए तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, 79 करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। देखिए अब यहाँ से आपको डेटा सेट दिया हुआ था, आपको उस पर मोड निकालना था, राइट। यू हैव टू कैलकुलेट द मोड। तो बेसिकली मोड का मतलब क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार ऑकर होता है वैल्यू, उसे हम लोग मोड कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 2 बार आ रहा है, 12 2 बार आ रहा है, फिर उसके बाद बात वही है। सो द मोड विल बी 11.5, ओके, द मिडिल ऑफ दिस टू। ऑप्शन नंबर यहाँ नहीं दिया हुआ है, एक ई मान लीजिए 11.5। सो दोस्तों मीन क्या है, मोड क्या है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आपको एज ग्रुप दे रखा है और यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखा है। यहाँ पे एजेज एक सर्वे हुआ जिसमें एज के डाटा को कलेक्ट किया गया, उसके बेसिस पे टेबल ड्रॉ किया गया। तो यानी कि 10 से 20 साल के 5 लोग हैं, 20 से 30 साल के 12 लोग हैं, 30 से 40 साल के 8 लोग हैं, 40 से 50 साल के 4 लोग हैं। आपसे पूछा गया है दोस्तों सब क्वेश्चन में, व्हाट क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस। तो क्वेश्चन आस्क्ड इज रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, यानी 20 से 30 का आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? तो सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। देखिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको निकालना है 20 से 30 के लिए, तो क्या करेंगे आप कि एक ग्रुप का जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड कर देंगे उसके विड्थ से। सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी को नोमीटर में लिख दीजिए और विड्थ को आप डिनोमीटर में लिख दीजिए। तो बताइए 20 से 30 का जो आपका 20 से 30 का फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए 20 से 30 का फ्रीक्वेंसी है 12, तो 12 आप नोमीटर में लिख दीजिए। और विड्थ कितना है? विड्थ है दोस्तों 10। तो 10 कैसे निकालेंगे? 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 आएगा ना, यही होता है विड्थ। तो 12/10 कितना हो जाएगा? 1.2। तो ये 1.2 क्या है? हमारा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है। तो प्लीज़ रिमेंबर द फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने पूछे तो फ्रीक्वेंसी बाय विड्थ इसका फॉर्मूला होता है, प्लीज़ रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो हमारे एसेंक थ्योरी है इनमें से कौन सा ट्रेड जो है वो इंक्लूडेड नहीं है पेन मॉडल में। बताइए कौन सा इंक्लूडेड पेन मॉडल में इंक्लूडेड नहीं है? देखिए नाम है PEN, फिर दोस्तों साइकोसिटिज्म, एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोसिटिज्म, और दोस्तों डी है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। नाम में ही लिखा हुआ है PEN। P से होता है दोस्तों हमारा साइकोसिटिज्म, N से होता है न्यूरोटिज्म, और E से होता है दोस्तों हमारा एक्स्ट्रावर्जन। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है which of the following concept is not typically associated with governance, risk and compliance. So first of all you please remember GRC क्या होता है। GRC होता है, GRC का फुल फॉर्म याद रखिए, गवर्नेंस, रिस्क एंड कॉम्प्लाइंस। तो इनमें से GRC के साथ कौन सा कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड नहीं है?
राइट, ये पूछा जा रहा है। पहला है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, तीसरा है प्रॉफिटेबिलिटी, चौथा है रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंस। दोस्तों सही जवाब है इसका प्रॉफिटेबिलिटी। जीआरसी के साथ हमारा ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंस है, बट प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद जीआरसी। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक केस स्टडी पूछा गया था। तो केस स्टडी में पूछा जा रहा है कि कंपनी एक्स एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रॉनिक गुड का, और वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही है बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सालों से। अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, जो कि एक्सपोर्टिंग के साथ एसोसिएटेड है, कंपनी ने एक्सपोर्ट गारंटी लिया था एक गवर्नमेंट एजेंसी से। तो ये गारंटी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है नॉन पेमेंट के केस में या दूसरा एक्सपोर्टर रिलेटेड केस में। रिसेंटली गवर्नमेंट एजेंसी ने अपने प्रोविजनिंग नॉर्म को रिवाइज किया एक्सपोर्ट गारंटी के लिए, स्ट्रिक्टर रिक्वायरमेंट को इम्पोज किया एक्स कंपनी के लिए। जो नया नॉर्म था उसमें कहा गया कि कंपनी हायर प्रोविजन मेंटेन करती है अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट गारंटी या सेफगार्ड अगेंस्ट पोटेंशियल डिफॉल्ट। तो चलिए अब दोस्तों इस पे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। पहला पूछा जा रहा है कि क्या पर्पस है एक्सपोर्ट गारंटी का, जो कि कंपनी एक्स ने लिया। तो कंपनी एक्स के द्वारा जो लिया गया एक्सपोर्ट गारंटी है, इसका मेन पर्पस क्या है? ऑप्शन ए है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना, बी कर रहा है दोस्तों कि एक्सपोर्ट रिलेटेड रिस्क को मिटिगेट करना, मार्केट शेयर एक्सपेंड करना, और टैक्सेशन बर्डन को रिड्यूस करना। दोस्तों एक्सपोर्ट गारंटी का मेन पर्पस ये है कि आप जो है एक्सपोर्ट रिलेटेड रिस्क को कम करें, राइट। गारंटी क्यों लिया जाता है? रिस्क को कम करने के लिए, राइट। तो बेसिकली इस रिस्क को, जो हमारे एक्सपोर्ट रिलेटेड रिस्क हैं, इसको कम करने के लिए हम लोग एक्सपोर्ट गारंटी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या रिसेंट चेंजेस गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा लिए गए हैं प्रोविजनिंग नॉर्म के रिगार्डिंग एक्सपोर्ट गारंटी के लिए। तो प्रोविजनिंग नॉर्म्स के रिगार्डिंग क्या है दोस्तों? रिसेंट चेंजेस हैं लोअरिंग द प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, इम्पोजिंग स्ट्रिक्टर प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर प्रोविजन, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट गारंटी कवरेज। तो ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रिक्टर प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट को इम्पोज करना, ये रिसेंट चेंजेस है जो कि सरकार ने लिए हैं रिगार्डिंग प्रोविजनिंग नॉर्म फॉर एक्सपोर्ट गारंटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी केस स्टडी का। पूछा जा रहा है कि वाई डज द गवर्नमेंट एजेंसी रिक्वायर कंपनी लाइक एक्स टू मेंटेन हाई प्रोविजन अगेन आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट गारंटी। यानी सरकारी एजेंसी क्यों चाहती है कि कंपनी एक्स को ज़्यादा प्रोविजनिंग मेंटेन करे अगेन आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट गारंटी? पहला है कि ओवरऑल एक्सपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट गारंटी को कम करना, गवर्नमेंट रेवेन्यू को बढ़ाना, ये इंश्योर करना कि कंपनी फाइनेंशियली प्रिपेयर है पोटेंशियल डिफॉल्ट के लिए, और डी कर रहा है कि इनकरेज करना कंपनी को कि वो अल्टरनेटिव रिस्क मिटिगेशन मेजर को इनकरेज करे। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी कि गवर्नमेंट रेवेन्यू को बढ़ाना। फ्रेंड्स इसके अलावा ये हमारा पार्ट 1 है इस लेक्चर का। यदि हमारे पास इनफ व्यूज़ आएंगे, दैट मीन्स इफ़ यू गेट आई विल रिलीज द पार्ट 2, क्योंकि हमारे पास दोस्तों 100 क्वेश्चन का अवेलेबल है, हम अब 100 क्वेश्चन अवेलेबल। सो इफ़ आई गेट 1000+ व्यूज़ ऑन दिस वीडियो, यदि 1000+ व्यू इस वीडियो में आ जाता है तो इसका मैं सेकंड पार्ट रिलीज करूँगा, जिसमें दोस्तों आपको बाकी जो हमारे अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है दोस्तों लगभग 26 क्वेश्चन, और लगभग अप्रॉक्स वी हैव डिस्कस 20 क्वेश्चन। इफ आई गेट 1000 व्यू इन दिस वीडियो, आई विल प्रोवाइड यू द रेस्ट क्वेश्चंस। जितने भी रेस्ट क्वेश्चंस है उसका भी आपको मैं आंसर से प्रोवाइड करूंगा, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा। सो डिपेंड्स ऑन योर एंथुसियाज्म कि आप कितना इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कितना वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं। दिस विल मोटिवेट मी टू मेक मोर सच वीडियोज़। सो यदि 1000 व्यूज इस पर आ जाता है, इस पर्टिकुलर वीडियोज़ पे जितनी जल्दी आता है, उतना जल्दी मैं आपको इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट रिलीज़ करूँगा। धन्यवाद।